नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सना आपके साथ। मैया सम्मान पर घमासान। घमासान होना तय है क्योंकि राजनीति है साहब, और जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तो राजनीति किस करवट बैठेगी ये बता पाना मुश्किल है, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर मैया सम्मान योजना की बात करें तो आज मैया सम्मान योजना को लेकर भाजपा के चुनाव सह प्रभारी असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस योजना को ही आड़े हाथों ले लिया है। यह पहली बार संभवतः हुआ होगा जब किसी राजनेता ने विपक्ष के किसी योजना पर यह आह्वान कर दिया हो कि अभी 2000 रुपए मिल रहे हैं, आप ले लीजिए। जब भाजपा की सरकार आएगी तो मैया के लिए भी करेगी काम और भैया के लिए भी करेगी काम, मतलब युवाओं के लिए भी काम होगा, महिलाओं के लिए भी काम होगा। और ये जो योजना है ये महज 2 माह की योजना है जो चुनाव से पहले वोट बैंक को साधने के लिए सरकार के तुरुप का पत्ता, तुरुप का इक्का साबित होने वाला है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। मैया सम्मान पर सियासी घमासान। बीजेपी का हेमंत सरकार पर हमला। हेमंता ने कहा बीजेपी लाएगी बड़ी योजना। हेमंत सोरेन ने 5 साल कुछ नहीं किया, अभी 2000 रुपया देने का कुछ सोच रहा है। 2000 ले लीजिए, 1000 2000 2 महीना का ही मिलेगा, आगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिए, आपको 72,000 सालाना देना था, आपको नहीं मिला। आवास मिलना था, नहीं मिला। आपको 1000 रुपया सूला का खर्चा मिलना था, वो भी नहीं मिला। फिर भी 2000 रुपया दे रहा है तो ले लीजिए। लेकिन बीजेपी आपको उससे ज्यादा अच्छा आपके लिए तोहफा लेके आ रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर झारखंड में सियासी घमासान मचा है। बीजेपी ने मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 4.5 साल में हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि जेएमएम के नेता सिर्फ मैया योजना की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला और युवाओं के सम्मान को लेकर बीजेपी बड़ी योजना लाएगी। वो जो भी नेता से आप बात करें वो खाली मैया योजना का बात करता है। मतलब 4 साल 8 महीना में वो कुछ नहीं किया है, वो तो प्रूव हो गया। नहीं तो 1 2 3 करके आपको गिनाता था। अभी मैया आप छोड़ दे तो उनका पास कुछ नहीं है, 1 नंबर। 2 नंबर, मैया योजना में मिलने के लिए 300-400 रुपया खर्चा करना पड़ता है। 4-5 दिन आके लाइन करना पड़ता है, वहां में भी लोगों का मजदूरी 4 दिन 5 दिन का लॉस होते हैं। तब कितना रुपया मिलेगा? आखिर जाके आपको 1000 रुपया ही तो मिलेगा ना चुनाव का पहले। तो बीजेपी उससे बेहतर योजना लेके आएगा झारखंड प्रदेशों के लिए। बहुत ही बेहतर योजना लाएगा और झारखंड का माँ बहनों का, भैया का, सबका सम्मान रखते हुए हम लोग बहुत बेहतर योजना लाऊंगा। 72,000 रुपया चूल्हा खर्चा देने का उन्होंने घोषणा किया था प्रति महिला। 5 साल का 72,000 रुपये के हिसाब से 3,60,000 रुपया होता है। वो जान रहे हैं कि आचार संहिता कभी भी लग सकता है, तो 1 महीना के लिए 1000 रुपया मैया योजना के माध्यम से दे करके 50 लाख महिलाओं का वोट वो लेना चाहते हैं। अब झारखंड की महिला इतना परिपक्व है, समझदार है कि जहां 3,60,000 रुपया चाहिए था वहां आप 1000 रुपया दे रहे हैं, तो वो पैसा से आप वोट ले लेंगे, यह कतई संभव नहीं है। मैया योजना को लेकर बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि योजना का विरोध करने वालों को महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी लाभ की योजना के बारे में अगर कोई शिकायत करता है या उस पर कोई टिप्पणी करता है तो हम समझते हैं कि वो महिला विरोधी लोग हैं और महिलाओं के किसी भी सम्मान को देने का वो विरोध करते हैं। ऐसे तमाम लोगों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। मैया सम्मान योजना पर मचे सियासी घमासान के बीच सरकार ने समय से पहले योजना की शुरुआत कर दी। पाकुड़ से योजना की शुरुआत होनी थी, लेकिन आनन फानन में रांची से ही कुछ महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि भेज दी गई। ऐसे में सरकार की जल्दबाजी पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन अजय लाल और राजेश कुमार की रिपोर्ट।
तमाम बातें आपने सुनी, तमाम योजनाओं को भी आप जानते हैं। योजना में कई तरीके की अड़चनें आ रही थी, लेकिन आज जो जानकारियां मिल रही हैं कि निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा के बाद मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन ने कुछ खास ही तेजी पकड़ ली है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। प्रतुल शाहदेव जी भाजपा से हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ हैं। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। दोनों अतिथियों का स्वागत है। पहले चलते हैं प्रतुल शाहदेव जी के पास। प्रतुल शाहदेव जी, अचानक मैया सम्मान पर घमासान योजनाएं तो कई हैं, सरकार की कई योजनाओं को धरातल पर भी उतारा गया है, लेकिन मैया सम्मान योजना को भाजपा विशेष तौर पर आक्रामक है। मैया सम्मान योजना पर हमलावर है, घेरे में ले रही है योजना को, क्यों? देखिए, अच्छी योजनाएं हो तो हमेशा उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन आप खुद देखिए अभिषेक, 4 साल 9-10 महीने होने जा रहे हैं सरकार को। उस समय तक सरकार की नींद नहीं टूटी, लेकिन आनन फानन में चुनाव को देखकर ये सरकार जब योजनाएं लाती हैं तो जाहिर तौर पर शक की गुंजाइश तो होती ही है। और आप इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें साहब, इन्होंने कौन सा वादा पूरा किया? अगर महिलाओं की बात करें ना, तो 2000 रुपया प्रति महिला को चूल्हा खर्च देने का वादा इनके निश्चय पत्र मैनिफेस्टो में था, उसको इन्होंने भुला दिया लगभग 4.25 वर्षों तक, अभी तक कुछ नहीं किया। 72,000 रुपया गरीब परिवारों को देने का वादा था, यानी 6,000 रुपया प्रति माह। तो दोनों को जोड़ दे अभिषेक तो 8,000 रुपये होते हैं। और मिल क्या रहा है साहब? 1,000 रुपये का फॉर्म भरवाया जा रहा है। आज सुबह में ये योजना पाकुड़ से लॉन्च होनी थी, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि शायद चुनाव आयोग आज चुनाव के तारीखों की घोषणा कर सकता है, तो इसको आनंद फानन में लॉन्च कर दिया गया। तो ये आनंद फानन में जो इसकी आज लॉन्चिंग हुई है, यही पूरे 1 महीने से यही हो रहा, कभी सर्वर डाउन, कभी तमाम तरह की चीजें। और हमारा अभी भी मानना है कि क्या कहा हमारे प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा जी ने कि साहब ले लो, अगर महीना 2 महीना का मिलता है 2,000, लेकिन अब मैया के साथ भैया यानी पुरुषों के लिए भी एक इससे भी बहुत बेहतरीन योजना लेकर आएंगे। इससे भी शायद दुगना तिगना ज्यादा हम सीधे तौर पर देने की बात करेंगे, वो तो जब भी डिसाइड होगा तब आपको बताएंगे। लेकिन मैया योजना की एक रियलिटी चेक हमने आपको पहले भी बताया था अभिषेक, और फिर से मैं बता रहा हूं क्योंकि काफी दर्शक होते हैं जो नए जुड़ते हैं। मैया सम्मान योजना में इन्होंने कहा था 50 लाख लोगों को हम जोड़ेंगे, पर 48-50 जो भी इनका टारगेट था। तो अब इसमें देखें कि इन्होंने एक जो चतुराई से पीआरडी ने प्रेस विज्ञप्ति निकाली, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि उसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, तमाम संविदा कर्मी, निविदा कर्मी और अनुबंध कर्मी, जी कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने संविदा कर्मी थे उनको और उनके परिजनों को बाहर कर दिया। इनकी संख्या भी तो लाखों में होगी। और आंगनबाड़ी साहब को कितना, सेविका सहायिका को कितना मानदेय मिलता है? अगर आप उनको भी वंचित कर देंगे तो ये कौन सा न्याय हुआ? उनके रिश्तेदारों को वंचित कर रहे हैं। और सरकारी कर्मचारी, आप क्लर्क की तो बात छोड़ दे, 2nd 1st ग्रेड की बात छोड़ दे, जो सरकारी कर्मचारी में स्वीपर और जो चपरासी है, उनके भी रिश्तेदार इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो ये योजना भले ही ये शुरू कर दे, लॉन्च कर दे, लेकिन जब रियलिटी चेक होगी तो एक बड़े तबके को इन्होंने बाहर कर दिया। हमने ये भी जिक्र किया था कि मैया सम्मान योजना में इन्होंने एक और चीज जोड़ दिया, 100-150 रुपए का खर्च होगा, एफिडेविट करके देना होगा, जो साफ उस दिन हमने आपको उसका एसओपी में दिखाया था कि जो हम आयकर जो दाता हैं वो नहीं है। और मैंने माननीय वित्त मंत्री जी का भी आपको वो भाषण का अंश दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था इस वित्तीय वर्ष में, यानी 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए जो 31 मार्च को खत्म होगा, आकस्मिक निधि से 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मैया सम्मान योजना के लिए। और अभिषेक, ये तो आप भी जानते हैं, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अगर 48-50 लाख महिलाओं को आप दे रहे हैं इसका सम्मान, तो 1 महीने का ये 500 करोड़ आता है। यानी वित्त मंत्री जी ने इस वित्तीय वर्ष में आकस्मिक निधि से सिर्फ 1,000 करोड़ का प्रावधान किया। अगर वो चाहते तो एक ही बार में पूरा प्रावधान कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने वित्तीय वर्ष का प्रयोग किया था अपने इंटरव्यू में। तो जाहिर तौर पर महीने 2 महीने के लिए योजना देकर लाए हैं और चुनाव को देखकर लाए हैं। और हमारे प्रभारी जी ने बिल्कुल कहा कि आप ले लो, हम इससे भी बेहतर योजना लाएंगे। लेकिन मैया सम्मान योजना 1,000 रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं, 8,000 रुपए देने का वादा था। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को बताना होगा कि 8वां हिस्सा जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, सिर्फ उसका वो देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। आज टोकन शुरुआत इन्होंने जरूर की, ऑफलाइन में फॉर्म को भरवाया, फॉर्म का सत्यापन होगा, उसके बाद डिलीवरी होगी। लेकिन 8,000 से 1,000 ये राशि कैसे हो गई? 2,000 चूल्हा का भत्ता और 6,000 रुपया प्रति गरीब परिवार को जो खर्च देने की बात थी, वो ये राशि अचानक इतनी कम क्यों हो गई? अभिषेक, इनको एक्सप्लेनेशन काफी देना होगा मैया सम्मान योजना में। और ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, जिसका इन्होंने जिक्र भी नहीं किया था, बड़ी संख्या में हमारी जानकारी में सभी अनुबंध कर्मियों ने भरा, उनके रिश्तेदारों ने भरा, अब आप उनको भी बाहर कर देंगे।
तो ये कौन सी बात। और चलिए हड़बड़ी में सरकार शायद एक आध इंस्टॉलमेंट इनको दे भी दे, पर ये तो सरकार की पुरानी आदत होती है ना कि वापस ले लेंगे कि साहब गलती से आपका राय चला गया था, अब आप इसके लायक नहीं है, पात्रता नहीं रखते तो इसको वापस कर लेंगे। तो मुख्यमंत्री जी को जब देना था तो क्या क्या इनको देने की जरूरत थी। और 25 रुपए पेट्रोल की सब्सिडी का जो हश्र था वो कोई नहीं भूला, वो तो बजटरी प्रावधान आना भी बंद हो गया 2024-25 से। सप्लीमेंट्री बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया, सरकार ने एक तरीके से उस योजना को बंद कर दी। अबू आवास की बात करते हैं तो अबू आवास में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं कि सिर्फ वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला किस्त जारी हुआ है और कोई भी मकान लिंटल लेवल तक भी नहीं पहुंचा है। और वर्ष 2024-25 में जो 2.5 लाख का लक्ष्य रखा गया था उसका एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया गया। तो अभिषेक, इस सरकार की कथनी और करनी और डिलीवरी मैकेनिज्म में आसमान जमीन का फर्क है जी। चल ऋषिकेश का रुख करते एक बार। ऋषिकेश, मैया सम्मान योजना महिलाओं के कल्याण की योजना, महिलाओं को सशक्त करने की योजना है, लेकिन सवाल जब से योजनाएं आई हैं, इस योजना इसको धरातल पर उतारने का प्रयास जारी है, तब से विपक्ष भी हमलावर है और सरकार भी जल्द से जल्द योजना के क्रियान्वयन में लगी हुई है। हालांकि योजना सफल होने में बहुत तमाम तरीके की चुनौतियां हैं। अभिषेक जी, मैं सुन रहा था भाजपा प्रवक्ता को और साफ साफ दिख रहा था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से ये हताश हैं, निराश हैं और ये कह रहे हैं कि महिलाओं को अभी हमने सम्मान देने का काम किया। नहीं, सर्वजन पेंशन हिंदुस्तान में पहली सरकार झारखंड है जो 60 वर्ष से कम उम्र करके 50 वर्ष की किसी भी जाति की महिला को सर्वजन पेंशन देने का काम करती है। ST SC पुरुष वर्ग को भी देने का काम करती है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 50,000 ग्रामीण महिलाओं को 50,000 तक का राशि सहायता दिया गया, नॉन रिफंडेबल। इसके बाद आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का 2-2 बार जिक्र हुआ। मैं बता दूं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अभिषेक, तो डंडे से पीटने का काम करती थी भाजपा की सरकार। और जब से महागठबंधन की सरकार आई है उनका मानदेय बढ़ा दिया गया। आज उनको 9500 सेविका को और सहायिका को 6500 रुपया मिलता है। तो आप कहेंगे कि आज सम्मान दे रहे हैं हम लोग। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8 क्लास से लेकर 12th क्लास की बच्चियों को 5-5 हजार रुपया साल में प्रोत्साहन राशि देते हैं। और जो मैया सम्मान योजना है इसका भी एक डाटा आज सुन लीजिए। 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को, किसी भी जाति की महिलाओं को देने का हमने प्रावधान किया है कि उनको सम्मान राशि दिया जाए, जिसमें 41 लाख लोग फॉर्म भर चुके हैं। 31 लाख का पूरा स्क्रूटनी कंप्लीट हो गया है और ये लोग अब हताश हो चुके हैं। हेमंता बिश्व शर्मा जी देख लिए पिछले 2 महीने से झारखंड का दौरा करके कि जमीन खिसक चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। ये योजना जमीन पर इतनी सफल हुई जैसी बाकी योजनाएं जो महागठबंधन सरकार की, उसी तरह से ये योजना भी सफल हुई। आज उसका ट्रायल किया गया 151 लोगों को हर जिले में देने का, वो भी सफल रहा। और जब राशि सबके खाते में जाएगी तो ये भ्रम फैलाने लगे कि 2 महीना का है। नहीं, ये योजना लगातार चलेगी और निरंतर चलते रहेगी। और ये सरकार में इनको आना कहाँ है कि किसी को योजना देंगे। और ये बोल रहे हैं, हम लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि एकदम आनंद फानन में कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी भी कल देने जा रही है महिलाओं को पैसे, समान राशि। तो क्या वो आनंद फानन नहीं है? तो अपना ये नहीं देखते हैं और दूसरा का कमी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? झारखंड से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं बचेगा राजनीतिक रूप से। ये दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। अबुआ या आवास योजना के बारे में गलत तथ्य दिया जा रहा है यहाँ। अबुआ आवास योजना में 2 किस्त जारी हो गई। आप जानकारी लीजिए, पहला किस्त 30,000 का था, दूसरा किस्त 50,000 का था, जो प्लिंथ लेवल होता है वहां तक का। तो इस तरह का गलत भ्रम न फैलाएं और जो योजना का लाभ उठा रहे हैं वो वोट से इनको जवाब देने का काम करेंगे। तब इनको समझ में आएगा कि योजना का किस तरह से मजाक उड़ाते हैं, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। गरीबों को अब 200 यूनिट बिजली फ्री हम लोग दे रहे हैं। पहले 125 यूनिट थी अभिषेक, तो लगभग 31 लाख उपभोक्ताओं को उसका बेनिफिट मिल रहा था। अब 200 यूनिट के बाद 41 लाख उपभोक्ताओं को झारखंड का उसका बेनिफिट मिलेगा। 2 लाख तक का ऋण माफ करने जा रहे हैं। 4,73,000 किसानों का ऋण माफ कर दिया गया 50,000 तक का। तो जो हमारी सरकार है, जो बोलती है वो करती है। जुमलों की सरकार नहीं है महागठबंधन की सरकार। भारतीय जनता पार्टी जुमला देती थी, इनका कहां गया 15 लाख, कहां गया 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी, कहां गया बुलेट ट्रेन। ये सारे जुमले देते थे। उसी तरह से जनता को भ्रम में डाल रहे हैं कि महागठबंधन ऐसी कर रही है। महागठबंधन की जितनी योजनाएं थी अभिषेक, सब जमीन पर उतर गई, जनता तक चल गई। और एकमात्र सरकार हिंदुस्तान में है जो जन कल्याणकारी योजना लाती है और जनता के दरवाजे पर जाके जनता के लिए काम करती है। और आप आने वाले चुनाव में देखिएगा
कि जिस तरह से झारखंड के हर वर्ग, हर जाति, हर तबके का ख्याल रखकर योजना बनाया गया और योजना को धरातल पर उतारा गया, भारतीय जनता पार्टी ये सब देख करके हताश है। कल प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे लाल किला से, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 4 स्टेट का भी इलेक्शन एक साथ नहीं करा पाए, 2 स्टेट छोड़ दिए। अरे करा लेते, अगर महागठबंधन की सरकार कमजोर थी, कोई काम नहीं की थी, इलेक्शन करा के चेक कर लेते, पता चल जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। 2 महीना से भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं को दरकिनार करके जो चुनाव प्रभारी बन के आए हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बड़ा घोटाला का आरोप लगा है, और महागठबंधन कांग्रेस नहीं लगाती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते थे, अमित शाह जी लगाते थे। वो चुनाव प्रभारी जब से बन के आए हैं तो राज्य में दौरा कर रहे हैं, वो देख चुके, जमीन खिसक चुकी भारतीय जनता पार्टी की, उनके नेता हताश हो चुके। बाबूलाल मरांडी को सेंटिंग में डाल दिया गया, वाजपेयी जी इलेक्शन का प्रभारी बन के आए थे, वो सेंटिंग में चले गए, अमर बावरी जी को सेंटिंग में डाल दिया गया। और वो जो सीएम आए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, यहाँ प्रचार में लगे हैं, वो असम की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिए। वहां बाढ़ आया हुआ है, सैकड़ों लोग मर गए और इसके बाद हजारों लोग बेघर हो गए, और यहाँ चुनाव में लगे हुए हैं। जो अपने राज्य के जनता का चिंता नहीं कर सकता है, वो झारखंडियों का क्या चिंता करेंगे? वो धार्मिक उन्माद फैलाने आए हैं। वो मोदी जी से भी ज्यादा जहरीला बोलने के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक, आप पता करिएगा, दलित विरोधी मानसिकता के वो लोग हैं, आदिवासी विरोधी मानसिकता के लोग हैं, और जनहित विरोधी मानसिकता के हेमंता बिस्वा शर्मा है। लेकिन आपको बता देते हैं कि झारखंड राज्य की जनता उनको आईना दिखाने का काम करेगी, और वो हताश होकर आसाम लौटेंगे। इसके बाद आसाम में जाके उनको हम लोग हराने का काम करेंगे। चलिए, आसाम में जाके हराने का काम करेंगे, बड़ा दावा कर दिया है कांग्रेस ने। जमीन बचानी होगी झारखंड में भी अपनी। ऋषिकेश, एक बार रुक करते हैं, धीरज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएमएम से। धीरज, स्वागत है आपका। धीरज, आज आप लोगों को शुभकामनाएं देनी होंगी। कल उद्घाटन होना था, लेकिन आज ही 151 लोगों पर टेस्ट हो गया। मैया सम्मान योजना में 151 लोगों को पैसा, पहली राशि भेज दी गई है। तो 151 से शुरुआत, जबकि 48 लाख का टारगेट है। बहुत छोटी शुरुआत नहीं हो गई? बहुत छोटी शुरुआत। देखिए, हमारा जब ये टारगेट पूरा होगा, अभी तो लगभग 32 लाख महिलाओं के खाता जो है वो लिंक किया गया है, उनका खाता अपडेट किया गया मैया सम्मान योजना के तहत में। हमारा टारगेट है कि हम लोग 48 लाख जो झारखंड की महिलाएं हैं उनको इस योजना से जोड़े। और इसका एक सबसे बड़ा लाभ है, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इस योजना की शुरुआत की जानी है, लेकिन बीच में संडे हो जा रहा है। मंडे को जो है सो रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी। तो एक सांकेतिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है, अपनी बहनों को रक्षाबंधन का उपहार दिया है। अब एक घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनको जब इस योजना का लाभ मिलेगा, और तो वो अपने घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, किचन में राशन के लिए जो है सो अब उन्हें वो आत्मनिर्भर बनेगी। और सरकार का एक छोटा सा पहल है उनको सम्मान देने का, उनको सबल बनाने का, उनको संबल बनाने का। तो ये सरकार बहुत ही अच्छा निर्णय लाई है। कई भी राज्यों में पहले से भी इस तरह की योजनाएं चलती रही हैं। और जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे, उन्होंने कहा कि हम गरीब गुरबों को ध्यान में रखकर हमारी योजना बनती है, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ना कि रेड कारपेट बिछा के, हाथी उड़ा के जो यहाँ के कॉर्पोरेट भाई हैं उनका कैसे शेयर बढ़ेगा, उनकी संपत्ति कैसे बढ़ेगी, और कैसे अडानी जी 10वें नंबर से पहले पैदान पर चले आएंगे, इसके लिए हमारी सरकार चिंता नहीं करती है। हमारी सरकार चिंता करती है कि कैसे लोगों को 20 लाख हरा राशन कार्ड बना के राशन दे, कैसे धोती साड़ी लुंगी योजना से आच्छादित करे, किस तरह से लोगों को पशुधन योजना का लाभ मिले, हरित क्रांति योजना के माध्यम से पेड़ भी लगे, उनका एक तरह से कह सकते हैं बागवानी भी हो, हमारा एनवायरमेंट भी सुरक्षित हो, और किसानों को जो है उसका लाभ भी मिले। तो पशुधन योजना हो या फिर दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से जो है पोषण घर में अच्छे से मिले, इसके माध्यम से सरकार जो है योजनाएं चलाती है। हमारे झारखंड की भौगोलिक और जो यहाँ की आर्थिक स्थिति है उसका सर्वेक्षण करके राज्य सरकार उसके हिसाब से योजना धरातल पर ला रही है। इसी का देन है कि हम लोगों ने किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से यहाँ की छात्राओं को सबल बनाने का प्रयास किया है, और इस तरह से 50 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को भी हम लोगों ने पेंशन देकर उनको एक तरह से पूरी तरह से जो है बुजुर्गावस्था में, वृद्धावस्था में उनको एक सहारा देने का काम किया है। पूरी तरीके से आ रहा हूं। पहले आप अपनी बात पूरी कर ले प्रतुल जी, फिर मैं सवाल पूछूंगा। हाँ नहीं, आप पूछ ले, मैं उसको अगर आप बोले तो समाप्त कर लूंगा। नहीं बोले, आप पूरी कर लें, पूछता हूं फिर। देखिए, कुछ रियलिटी चेक होना चाहिए। काफी योजनाओं का कांग्रेस के प्रवक्ता ने वो गिनवाया कि हम लोगों ने ये माफ कर दिया, ये कर दिया। माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी बहुत रेस्पेक्टेड लीडर हैं,
मैं भी उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। देखिए उन्होंने क्या कहा, उनके इंटरव्यू में स्पष्ट है कि मैया सम्मान योजना जो 25 से 49 वर्षों की बहनों और माताओं के लिए शुरू की गई योजना है, उस पर इस वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। इसके लिए राज्य आकस्मिकता निधि से पैसे का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष तो 31 मार्च तक चलेगा। 31 मार्च तक चलेगा। मैं एक एक करके पॉइंट कर रहा हूं, फिर काफी समय है, फिर वो भी जवाब देंगे। यानी माननीय वित्त मंत्री खुद कह रहे हैं कि जो 500 करोड़ का महीने खर्च होना चाहिए, 50 लाख या 48 लाख के टारगेट पे 48,480 करोड़ या 500 करोड़ का, वो मान रहे हैं कि अभी तो 8वां महीना चल रहा है, पहली किस्त जारी है, यानी 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और उधर का 3 महीना आप जोड़ते 7 महीने में 1000 करोड़ का प्रावधान किया, यानी 140 करोड़। और इनका जो टारगेट था 500 करोड़, उसका ये तीसरा या चौथा हिस्से पे आ गए। तो ये कैसा बात, ये कैसा विरोधाभास। अभी कहा गया कि सारा जो बिजली यूनिट है 200 यूनिट तक का वो माफ कर दिया गया। अभिषेक, आपने भी अपने चैनल में कई बार दिखाया, समाचार पत्रों में भी छपा कि 3-3, 4-4 महीने का बिजली बिल एक साथ दे दिया जाता है, जिसके कारण जो 100 यूनिट या जो भी इसमें सरकार ने शुरू में प्रावधान किया था मुफ्त देने का, उसका फायदा नहीं मिल पाता उपभोक्ताओं को। तो ये कैसा। और वित्त मंत्री जी का उसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमने बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी, उसके लिए भी 260 करोड़ रुपए खर्च का आकलन हुआ है, इसके भी पैसे का इंतजाम किया जाना। यानी भविष्य में अभी तक कोई बिजली माफ नहीं हुआ। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज अभिषेक, हम और आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो उस लोन को मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आके कहता मैं इस लोन को माफ कर रहा हूं, ये मेरी जिम्मेवारी है। वो तो लोन बैंक तब ना माफ करेगा जब वो थर्ड पार्टी, आपका 5 लाख का आपने लोन लिया, वो 5 लाख डिपॉजिट कर देगा आपके बिहाफ में जी, तब ना जाकर वो लोन अकाउंट क्लोज होता है, क्योंकि ये लोन तो बैंक से लिया हुआ है। अभी तक 4,60,000 या जितने लोगों की सूची अभी उपलब्ध कराई गई है, ये सूची उपलब्ध हुई है, बैंक के पास सरकार ने पैसा नहीं दिया अभी तक। ये 4,60,000 करोड़ का जो 50,000 का ऋण था, 2 लाख के ऋण की तो बात भी हम नहीं कर रहे, वो पता नहीं सरकार इंप्लीमेंट कर पाएगी भी नहीं। जब तक आप पैसा बैंक को नहीं देंगे वो लोन अकाउंट क्लोज नहीं होता। माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी का हमने बयान देखा कि वो कह रहे हैं कि 50% हम माफ करेंगे, 50% बैंक करेंगे। तो बैंकों का कहना था ये आपने घोषणा की है तो 100% सरकार को माफ करना हो। तो यहां भी सिर्फ सूची है, फर्जीवाड़ा। आप देखिए, एक कह रहे हैं कि 4 लाख से ज्यादा, 4,60,000 से ज्यादा लोगों का ऋण माफ कर दिया। नहीं साहब, वो सूची बनी है सिर्फ। बैंक में जब आप पैसा जमा करेंगे, राज्य सरकार जमा करेगी पैसा उन जिन्होंने ऋण लिया उनके बिहाफ पर, तब जाकर वो ऋण जो है वो लोन अकाउंट क्लोज होता है। और आप देखिए फ्री बालू योजना, इस सरकार ने क्या कहा, हम गरीबों को फ्री बालू देंगे। पहले भी हम लोगों ने बताया, क्या इतना टेक्निकल कर दिया। www.gsmdc.com में जाएंगे, राइट में क्या क्लिक करेंगे, पासवर्ड जनरेट होगा, आधार से लिंक करेंगे, फिर उस पासवर्ड को लेकर एक और उनका ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी के थ्रू ये गरीब सारा कुछ करने के बाद जाएंगे। तो वाहन का जो खर्च है, जो एक ट्रांसपोर्टेशन मेजर कॉस्ट होता है बालू के ट्रांसपोर्टेशन में, वाहन का खर्च खुद उस गरीब को वहन करना है। तो साहब, आप इधर से सीधे से नहीं लेकर इधर से उनसे पैसा गला काट रहे हैं। तो इस सरकार की जितनी योजनाएं थी, इसकी रियलिटी चेक आप देख ले। लोन माफी की बड़ी बड़ी घोषणा थी, 1 रुपया किसी बैंक को वापस नहीं हुआ है। सिर्फ लिस्ट बना है कि माफ कर देंगे। हम भी चाहते हैं सरकार माफ करे साहब, लेकिन अभी भी 50% बैंक दे, 50% सरकार दे, इस बात पर जोर चल रही है। और जहां तक हमारे प्रभारी पर इन्होंने हेमंत विश्व शर्मा जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाया, हेमंत विश्व शर्मा का करके संबोधन कर रहे थे। मैं तो अभी भी जी कहकर सबको संबोधन करता हूं, विपक्ष के कोई भी नेता हो। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी भी उस लिहाज से अभियुक्त है। नेशनल हेराल्ड के 5,000 करोड़ केस में दोनों राहुल जी और सोनिया जी बेल पर बाहर है। और सिर्फ आरोप लगा देने से क्या आरोप लग जाता है? हो सकता है कोर्ट इनको दोष मुक्त कर दे। तो आप मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं साहब? आपके जो प्रभारी है मीर साहब, 2006 में जो कश्मीर सेक्स स्कैंडल हुआ था, उसमें तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आरोप लगे थे कि बहुत अनैतिक आरोप लगे थे, जो मैं बोल भी नहीं सकता। 2012 में कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया। तो कहां, अब इस पर तो हम लोगों ने कभी नहीं चर्चा की, लेकिन आप बार बार ऐसे चीजों पर चर्चा करते हैं जिसपे किसी की सजा नहीं हुई है, तो यह गलत है। पहले एक बार अपने गिरबान में भी झांके, क्योंकि मीर साहब पर यह पहला हमने जिक्र किया कश्मीर के सेक्स जो स्कैंडल हुआ था उसका, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लंबे समय तक जेल में भी रहे थे, लेकिन बाद में दोष मुक्त हो गए। तो हम मानते हैं कि वो चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन आरोप तो लगा था, लेकिन दोष मुक्त हो गए थे। तो इस तरीके से जो नैरेटिव बनाना है ना,
वो मुझे लगता है उसको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, मैया सम्मान योजना हम क्या कह रहे हैं, ये सरकार 5 वर्षों तक क्या करती रही। 2 वर्ष कोरोना में ये जो बार बार हवाला देते हैं बीतने का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो माइनिंग लीज अपने नाम, अपनी पत्नी के नाम, अपने सारे परिजनों के नाम, कितने लोग हैं सब जानते हैं, उनके नाम इसी 2 वर्षों में किया था। उनकी गाड़ियां बदलती गई, BMW, रेंज रोवर, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। मंत्रियों के लिए सोना और स्विमिंग पूल वाले बंगले, इसी दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति मिली, फंड की राशि आई और बनना शुरू हो गया। अब तो बनकर तैयार हो जाएगा। तो कोरोना काल में तो काम हो रहा था साहब, लगातार काम हो रहा था। तो कैसे कहते हैं कि कोरोना काल में 2 वर्ष जो बीत गए वो काम नहीं होता है। और कांग्रेस के प्रवक्ता लंबे समय तक आपके चैनल में आते थे और इस बात पर आपत्ति व्यक्त करते थे कि साहब क्यों नहीं, चुनाव क्यों अब पहले करेंगे, तय समय पे करेंगे। आज कांग्रेस के जो वर्तमान प्रवक्ता बैठे हुए पैनल में, उनके विपरीत भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो अभी भी तैयार थे। आपके कल परसों तक जो प्रवक्ता आते थे वो अभिषेक जी के सामने ही कहते थे कि तय समय पर चुनाव हो, क्यों पहले होगा। तो खैर ये सारी बातें हैं। तो जो योजनाएं इनकी हैं, वो जो लाते हैं गरीबों के नाम पर, ये बड़ी बड़ी योजनाएं करके लाते हैं, उसका रियलिटी डिलीवरी मैकेनिज्म इस सरकार का टाए फिस है। 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में सब्सिडी का बड़ा सा पन्ने का विज्ञापन था कि भाई 25 रुपए प्रति लीटर गरीबों को देंगे। उस योजना को बंद कर दिया इन्होंने। इस बार तो आपने भी एक बार दिखाया था कि कोई प्रावधान ही नहीं है बजट में 25 रुपए प्रति लीटर गरीबों को सब्सिडी की। और इस योजना की व्यापक चर्चा हुई थी, डिबेट्स हुआ था साहब कि हेमंत जी कितने दूरदर्शी सोच के रखते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार, लेकिन वो 25 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जो योजना आए अच्छी बात है। सरकार का चुनाव भी हुआ था, सरकार उसको जमीन पर उतारे, लेकिन ये सरकार भ्रष्टाचार और इसमें इतनी भिड़ी रही ना। 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जेल होकर आ गए, उनको दोष मुक्त नहीं किया गया, सिर्फ बेल दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते समय टिप्पणी की थी, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि जो अभी हम बेल दे रहे हैं इसको ट्रायल कोर्ट अपने हियरिंग का हिस्सा नहीं बनाएगी। जो पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो वर्तमान में जेल में है। और अभी जो आप देखें जितने बड़े नेता मुख्यमंत्री के नगीना थे, दरबारी थे, वो तमाम लोग जेल में। तो साहब भ्रष्टाचार तो इस सरकार में शिष्टाचार बन गया था। की बड़ी खबर आ गई है, आप तीनों भी देख लें। बड़ा भूचाल आया है कांग्रेस में। जिसने खड़ा किया कांग्रेस को झारखंड में, अब उसी को किनारे सरका दिया गया। राजेश ठाकुर को बदल दिया गया। केशव महतो कमलेश बना गया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। राजेश ठाकुर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। केशव महतो कमलेश नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी उठापटक इसको मानी जा सकती है, बड़ा उठापटक है ये। चुनाव के ठीक पहले चुनावी घोषणा हुई आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा की, और आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से अगर राजेश ठाकुर को हटा दिया गया है तो एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी स्थानीय विधायकों ने केंद्रीय कमेटी के खिलाफ कई तरीके के मोर्चे खोले, लेकिन पावर अल्टीमेटली राजेश ठाकुर के पास रहा। और हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहा है सीधे दिल्ली से। अमर, एक तरफ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा करता है निर्वाचन आयोग, झारखंड में चुनाव के लिए कमर कसी जा रही है, रस्साकसी चल रही है। और ऐसे में एक ऐसे नेता को, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को, जिसने झारखंड कांग्रेस में नई जान फूकी थी, उनको सिरे से नकार कर किनारे कर दिया गया। केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अमर, देखिए, ये तो बहुत देर हो गई थी, इससे पहले ही हट जाना चाहिए था जो पार्टी ने किया था। और पार्टी ने ये कह रहा है कि आज से 1 महीना पहले ही लिस्ट जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट को भेज दी गई थी और जिसकी खबरें आ रही थी। और आज क्योंकि पार्टी लगातार ये कहते रही है कि ओबीसी चाहिए, ओबीसी चेहरा चाहिए, राहुल गांधी लगातार ये इस बात को जिक्र करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसी आधार पे जो है केशव महतो कमलेश को बनाया गया है, क्योंकि वो केशव महतो कमलेश कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सवाल उठता है कि उन्होंने जो साधा है, खास करके ओबीसी वोट को लेकर के उन्होंने चेंज करके उनको बनाया, क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में 1-to-1 जब मीटिंग हुई थी, इस बात में सभी नेताओं ने इसका जिक्र किया था। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि साफ तौर से ये भी बात आ गई थी सामने कि इस बार जो है परिवर्तन होगा, जिसकी खबर बार बार आ रही थी, जिसका नतीजा आज जो है देखें, थोड़ा 5 मिनट पहले कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी कर दी है। एक और खबर आ गई है अमर, रामेश्वर उरांव को कांग्रेस विधायक दल का नेता बना दिया गया है।
कई दिनों से लंबित चल रहा था। रामेश्वर उरांव का नाम तो था ही सीनियरिटी बेसिस पर, लेकिन आज मुहर लगी है, रामेश्वर उरांव को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया गया है। दूसरी बात की आदिवासी चेहरे पर कांग्रेस बात करती रही है झारखंड में, तो क्या झारखंड में आदिवासी चेहरा, बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं था प्रदेश अध्यक्ष के लिए? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ये कभी भी अध्यक्ष के लिए आदिवासी चेहरा की जिक्र नहीं करती थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लगातार उनके अध्यक्ष बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो आदिवासी चेहरा है वो हमारे पास हेमंत सोरेन के रूप में है, और इस वजह से मुझे ओबीसी चेहरा चाहिए। बार बार जो जिक्र किया जा रहा था कि मुझे ओबीसी चेहरा चाहिए, ओबीसी चेहरा चाहिए, और पार्टी लगातार ये ढूंढ भी रही थी कि मुझे ओबीसी चेहरा चाहिए। और आज उनकी केशव महतो कमलेश के ऊपर जो पार्टी जो उन्होंने विश्वास जताया पार्टी ने उनके ऊपर, उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो ओबीसी चेहरा को ही पहले जिनका जिक्र करते थे वो उनको ला करके यहाँ पे खड़ा किया जाए। पार्टी का बिल्कुल जो रोड मैप है बिल्कुल साफ है। साफ ये है कि वो चाहते हैं कि जो झारखंड है, झारखंड में हमारे पास जो हेमंत सोरेन जो एक चेहरा है, खास करके अगर बात करें गठबंधन का चेहरा है, क्योंकि उसी चेहरे पर चुनाव लड़ी जाएगी। और उसके बाद वो चाहते हैं कि जो ओबीसी वोट है उस पर किस तरह से सेंधमारी किया जाए। अगर ओबीसी वोट पे कंट्रोल करते हैं, महतो वोट पे कंट्रोल कर लिया जाता है, तो पार्टी को लगता है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उस पर वो जीत हासिल कर सकती है, जिसका नतीजा जो रोडमैप तैयार किया गया था 1-to-1 मीटिंग के बाद में, जिसका नतीजा आपके सामने है। रामेश्वर उरांव सीनियर आदमी है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है विधानसभा में जो नेता होते हैं विधान परिषद का, विधानसभा का। लेकिन अमर एक सवाल बनता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ठीक ठाक सफलता मिली है, दोनों आरक्षित सीटें कांग्रेस ने जीती है, और प्रदेश अध्यक्ष की इसमें अहम भूमिका मानी जाती है, क्योंकि अगर INDIA गठबंधन की बात करें तो भाजपा के हार का ठीकरा बाबूलाल मरांडी पे फोड़ा जाता है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की जो सीटें बढ़ी हैं उसका भी खामियाजा, उसका भी जो है राजेश ठाकुर को उसके लिए सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन सम्मान के बदले में इस तरीके से अचानक हटा दिया जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमर, बिल्कुल मैं ये नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो भी व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है उसको जाना तय होता है, और उसका एक टेन्योर होता है। कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर रहा है उस कल्चर की अगर बात करें, कास्ट का इक्वेशन अगर आप देखें जाने के पीछे, तो आप देखें झारखंड में एक ही कास्ट के हैं, बिहार में एक ही कास्ट के हैं, उसी कास्ट के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बना रहा था। तो इसमें अब ये कहा जा रहा था 3 साल जो है, लगभग 3 साल उनका पूरा हो गया, जो एक टेन्योर माना जाता है कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे, प्रदेश अध्यक्ष के पद पे, तो वो टेन्योर भी पूरा हो गया था। और जो भी व्यक्ति बनाए जाते हैं वो तो उसको हटना ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो भी लोग करते हैं। हाँ, ये अगर होता कि कांग्रेस पार्टी रिपीट उनको कर देता, उनको फिर से वो सम्मान देती, तो ये मैं मान सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पार्टी का जो लाइन था बिल्कुल साफ था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पर वो पार्टी ने काम किया। तो राजेश ठाकुर जी अपने पूरा लगभग कर ही चुके हैं। तो आप सवाल उठता है कि जो नए लोगों को चांस देने की बात कही जा रही है, उस नए लोगों के चांस में मुझे लगता है केशव महतो कमलेश को दिया गया है, और पार्टी जो है ओबीसी वोट पर सेंध मारने की कोशिश है पार्टी की। निश्चित तौर पर पार्टी की कोशिश है, और ये तो तय है कि पार्टी ने कोई ना कोई रणनीति बनाई होगी, उसके तहत ही पार्टी का ये फैसला है। फैसला कितना नागवार गुजरता है यहाँ के प्रदेश कमेटी को, या जब चुनाव की बारी है तब ऐसे समय में बदलाव कितना पचा पाती है, दूसरे दल के लोग भी कितना पचा पाते हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बहुत धन्यवाद अमर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बड़ा फेरबदल हुआ इस बीच, एक तरफ मैया सम्मान पर घमासान, हमारी स्क्रीन पर भी आपको राजेश ठाकुर साहब दिखाई दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अब हटा दिए गए। केशव महतो कमलेश को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली के पूर्व विधायक रह चुके हैं केशव महतो कमलेश। ओबीसी चेहरे का जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी कि ओबीसी चेहरा चाहिए था, आदिवासी चेहरे के रूप में हेमंत सोरेन है। 28 सीट आरक्षित है आदिवासी सीटों के लिए, आदिवासी के लिए, और 9 सीटें आरक्षित हैं ओबीसी के लिए, या एससी सीट के लिए, अगर हम एससी सीटों के लिए 9 सीट आरक्षित हैं, तो कुल मिलाकर 37 सीटों का खेल है, और उसके बाद सारी सीटें सामान्य की हैं। तो कैसे कसेंगे विधानसभा चुनाव में अपनी कमर, कैसे साधेंगे चुनाव को, सामान्य जाति के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा कांग्रेस के इस उठापटक का कांग्रेस के वोटर्स पर, यह देखना दिलचस्प होगा और लाजिमी भी होगा। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं तुरंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। थोड़ा सा
सब्जेक्ट से हटेंगे एक बार, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है झारखंड के लिए। सीधा रुख करते अतिथियों का। धीरज जी, आता हूं आपके पास, लेकिन एक बार ऋषिकेश के पास चलता हूं। ऋषिकेश, कांग्रेस से आप है और ये कांग्रेस में बड़ा भूचाल आप कह सकते हैं। 2014 में 6 सीटों पर चुनाव जीता था कांग्रेस ने, और उसके बाद 2016 में राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल की। बाद में झाविमो टूटा, अभी 17 सीटों पर कांग्रेस है, ये मान सकते हैं आप। बड़ी उपलब्धि थी। उसके बावजूद चुनाव के 1-2 महीने पहले जैसे ही सुगबुगाहट होती है हरियाणा जम्मू कश्मीर पे, जैसे ही निर्वाचन आयोग का घोषणा शामिल होता है, घोषणा आता है सामने, वैसे ही हटा दिया जाता है प्रदेश अध्यक्ष। ऋषिकेश, अभिषेक, मैं आपको सुधार दूं कि जब 2019 में चुनाव लड़ा गया था तो राजेश ठाकुर जी कार्यकारी अध्यक्ष थे। उसके बाद उनको अध्यक्ष बनाया गया। 3 साल तक वो अध्यक्ष रहे और एक सफल अध्यक्ष रहे। पार्टी को एक माला की तरह पिरो के रखे, एक एक कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आप प्रखंड स्तर उठा लें, पंचायत स्तर उठा लें, जिला स्तर उठा लें, प्रदेश स्तर उठा लें, सारी कमेटियां बनाई और एक सफल नेतृत्व करके 3 सालों तक पार्टी को चलाया। अब शीर्ष नेतृत्व का फैसला है कि आदरणीय केशव महतो कमलेश जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। पुराने नेता हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, महतो समाज से आते हैं। अब उनको जिम्मेवारी मिली है। वो भी कार्यकारी अध्यक्ष थे, पार्टी के रह चुके हैं और विधायक मंत्री भी रह चुके हैं। अनुभव, एक लंबा अनुभव है उनके पास। और जहां तक सीएलपी नेता का बात करें, रामेश्वर उरांव जी, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का भी एक लंबा अनुभव रहा है, प्रशासन का भी और राजनीति का भी। 2004 से जब से राजनीति में आए हैं तो पार्टी के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। आज भी मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे तो पार्टी सरकार में आई थी, अभी विधायक दल के नेता बने। तो ये फेरबदल स्वाभाविक है और केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया जाता है अभिषेक, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, उसका सम्मान होना चाहिए। और वो नेतृत्व जो फैसला लिया है वो पार्टी उसको आगे लेके बढ़ेगी। और दोनों जो बनाए गए हैं उनको शुभकामना। और आदरणीय राजेश ठाकुर जी को सफल कार्यकाल 3 सालों को चलाने के लिए, 3 साल तक सफल कार्यकाल चलाने के लिए उनको भी बधाई और शुभकामना। और संगठन में और बेहतर जिम्मेवारी उनको मिलेगी, ऐसी भी जानकारी है। और वो 3 साल तक कार्यकर्ता, कैडर, पार्टी को एक माला की तरफ पिरो के रखे और सभी का सम्मान किया और पार्टी में बहुत अच्छा उनका कार्यकाल गिना गया है। अभिषेक, चलिए प्रतुल जी, एक बार आपका भी रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि राजेश ठाकुर साहब से जुड़ा मामला है। सांसद क्या लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत तेज चर्चा हुई थी कि धनबाद से चुनाव लड़ सकते हैं राजेश ठाकुर, बावजूद इसके चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। और कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी लगे। जब चंपाई सोरेन के सरकार का गठन हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस के विधायकों ने ही प्रदेश कमेटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली जाकर शिकायत दर्ज कराई प्रदेश कमेटी पर, कई गंभीर आरोप लगाए। खामियाजा उसी का भुगतना पड़ा है कि विधानसभा चुनाव के पहले गाजगिरी है, या वास्तव में कुछ बेहतर सोच रही है कांग्रेस? देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। वो केंद्रीय नेतृत्व जब चाहे, जिसको चाहे उसका टर्म पूरा हो जाए, या टर्म से पहले भी किसी को अध्यक्ष बना सकता है, सीएलपी लीडर बना सकता है। लेकिन राजेश ठाकुर जी से हमारे वैचारिक गहरे मतभेद थे। बहुत चीजों पे, अधिकांश मुद्दों पे हमारे डिफरेंसेस थे। बिल्कुल हम लोग एक नाव पर सवार नहीं होते थे और बहस होती थी, अच्छी सार्थक बहस होती थी। लेकिन वो एक अच्छे इंसान है और वो एक व्यवहार कुशल इंसान है। और आप उनसे व्यक्तिगत रूप से कहीं भी मिलेंगे किसी सार्वजनिक जगह पर, तो वो बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे से मिलते थे। तो हमारी उनको शुभकामनाएं। सेकंड पारी वो अध्यक्ष के बाद जो भी शुरू करें, उनको ईश्वर सफलता दे। और जो सीएलपी लीडर इनके रामेश्वर उरांव जी हैं, तो रामेश्वर उरांव जी तो हम लोगों के लिए श्रद्धेय हैं। उनसे लंबा पारिवारिक संबंध हमारा रहा है। तो वह हम वैचारिक रूप से अलग दल से आने के बाद भी, जो केशव महतो कमलेश जी नवनियुक्त अध्यक्ष है, आंदोलनकारी भी रहे हैं और यहाँ के भूमिपुत्र भी हैं, और रामेश्वर उरांव जी, दोनों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। और हमें उम्मीद है कि जो भ्रष्टाचार का जो बड़ा आरोप लगा इस सरकार के ऊपर, अब 2 महीने 3 महीने में ये दोनों मिलकर उसे कम करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन मैंने कहा ना, रामेश्वर ठाकुर जी, राजेश ठाकुर जी एक बहुत ही व्यवहार कुशल इंसान थे। उनको बहुत शुभकामनाएं अगले इनिंग के लिए। धीरज दुबे जी, बड़ा चेहरा बदला है गठबंधन की सरकार में। अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश ठाकुर हर जगह हेमंत सोरेन के साथ दिखाई दिए। काफी विपरीत घड़ियां देखी। इस बीच सरकार ने कई बार शक्ति प्रदर्शन करने पड़े, हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, उस समय भी राजेश ठाकुर हर जगह नजर आए। अब राजेश ठाकुर का चेहरा बदल दिया गया है। केशव महतो कमलेश आए हैं। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की कार्यशैली अलग अलग होती है। राज्य की राजनीति को कैसे देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा राजेश ठाकुर के जाने और केशव महतो कमलेश के आने से? देखिए अभिषेक जी, हर संगठन का अपना एक प्रारूप है और एक कार्यकाल होता है, जिसके अनुरूप
वो अपने संगठन के नेतृत्व को बदलते रहता है और वो कांग्रेस का अपना इंटरनल विषय है कि वो किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, किसको हटाती है। और मुझे लगता है कि नए लोगों को मौका मिलने से नया ऊर्जा का संचार होगा, नए तरीके से काम होगा, नए राजनीति पर फोकस किया जाएगा। मुझे लगता है कि राजेश ठाकुर जी ने भी बहुत अच्छे से कांग्रेस को संभाला है और अब नए व्यक्ति को मौका मिला है, वो भी कांग्रेस को आगे तक ले जाएंगे। और गठबंधन और सहयोगी दल होने के नाते हम हमारी यही आशा होती है कि सहयोगी दल जब अच्छा प्रदर्शन करेंगे तभी राज्य सरकार और अच्छे से साथ में मिलकर काम कर सकेगी, सरकार भी रिपीट होगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि सहयोगी दल का मजबूती से भरकर सामने आना, एक मजबूत संगठन के रूप में तैयार होना और आने वाले चुनाव में उनका मजबूत प्रदर्शन ही हमें और मजबूत करता है। तो हमें शुभकामनाएं हैं जो भी हमारे नए संगठन में जिनको जिम्मेदारी मिली है, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। और रामेश्वर उरांव जी को भी हम बधाई देते हैं कि उन्हें विधायक दल का नेता के रूप में चुना गया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी संगठन, अपनी पार्टी के अनुरूप सोचती है, काम करती है। पार्टी को आगे ले जाने के लिए क्या जरूरी चीजें हैं उसमें जरूरत के अनुसार बदलाव करती है। कांग्रेस से भी कह सकते हैं कि वो अपना निर्णय खुद लेते हैं। तो जो भी सामने आता है हम उनके साथ तालमेल बनाकर आगे का जो है सो अपनी जो गठबंधन है उसको बरकरार रखेंगे, आगे उसमें साथ में काम करेंगे। तो हमारी फिर से शुभकामना है। चलिए, तो हमारी भी शुभकामना है भाई, सब लोगों की शुभकामना। ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें विपक्ष भी सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हो जाता है। राजेश ठाकुर साहब को भी हमारी शुभकामनाएं है, केशव महतो कमलेश साहब को भी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं और निश्चित तौर पर रामेश्वर उरांव साहब के साथ तो शुभकामनाएं हैं ही, सीएलपी बनाए गए हैं। एक बार सवालों की शुरुआत फिर से वापस विषय पर लौटते हैं। धीरज दुबे जी, बड़ा आरोप बीजेपी लगा रही है कि आप कई योजनाएं अभी हमेशा बोलते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप की योजना हो या, लेकिन बीजेपी का कहना है या एनडीए का कहना है कि जेएमएम, आईएनडीआईए, कांग्रेस, जेएमएम जो भी हो, आप लोग सिर्फ मैया सम्मान योजना को चुनाव के पहले आप लोग जानबूझकर फ्लोर पर ला रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि ये जो कैश 1-1 हजार रुपए जा रहे हैं खातों में, ये कहीं ना कहीं वोट के रूप में कन्वर्ट होकर वापस आ जाए। देखिए, आज के ठीक 2 साल पहले जब हमने किशोरी समृद्धि योजना को भी लागू किया था तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का ऐसा वक्तव्य आया था। हम हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार यहाँ के जो अंतिम तबके के लोग हैं उनके लिए योजना लाती रही है, चाहे धोती साड़ी लुंगी योजना हो या हरा राशन कार्ड बनाने की बात हुई हो, पशुधन की बात करें तो हर तरह से सरकार यहाँ के लोगों को सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है। मैया सम्मान योजना जैसी योजनाएं, अनेकों योजनाएं झारखंड में बहुत पहले आ जाती, लेकिन आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो आया। धीरज दुबे जी से हमारे संपर्क टूट गए हैं, निश्चित तौर पर जूम से जुड़े हुए थे धीरज दुबे जी। एक ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद अतिथियों से आखिरी दौर की बातचीत करते हैं। तो एक बार ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, चलते हैं एक बार ऋषिकेश के पास। ऋषिकेश, हिमंता बिस्व शर्मा को अभी आपने आड़े हाथों लिया था। दूसरी तरफ प्रतुल शाहदेव जी ने 2006 का एक केस खोल दिया आपके प्रदेश प्रभारी के खिलाफ, जिसमें वो दोषमुक्त हो चुके हैं। लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा पर भी जो आरोप है वो अभी चल रहे हैं। सब जुडिस मामला, चाहे हेमंत सोरेन के मामले में भी आप लोग यही कहते हैं कि सब जुडिस से उनको जमानत मिली है, हिमंता बिस्व शर्मा का भी वही मामला है। तो ऋषिकेश, ये नई घेराबंदी है आरोप प्रत्यारोप के दौर में, क्या विधानसभा चुनाव आरोपों प्रत्यारोपों की बलि चढ़ जाएगा इस बार, या विकास की धारा बह सकेगी लोगों तक? अभिषेक, इसमें एक अंतर है। अंतर क्या है कि हेमंता बिस्व शर्मा के ऊपर हमने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, अमित शाह जी लगाते थे, भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाती थी। और भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिन पर यह भ्रष्टाचार का आरोप लगाए उनको भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने शामिल करने का काम किया। अजीत पवार पर आरोप लगाए, पार्टी में शामिल कर लिए। शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाए, शामिल कर लिए। हेमंता बिस्व शर्मा पर आरोप लगाए, पार्टी में शामिल कर लिए। तो इनके लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाना मतलब भारतीय जनता पार्टी में लाने की तैयारी होती है। इसलिए भ्रष्टाचार पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं बोलना चाहिए। और अभी कई सवाल खड़ा किए थे ये डिबेट से पहले कि ये हम गरीबों का जब लोन माफ कर रहे हैं, बिजली बिल माफ कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द है। क्यों दर्द है? क्योंकि ये 22 देश के 22 अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया ये माफ करते हैं, तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। और झारखंड की महागठबंधन सरकार
किसानों का ऋण माफ कर रही है, किसान नौजवानों पर। उनका कहना कि घोषणा तो हुई है लेकिन बैंक के साथ सामंजस्य नहीं बन पा रहा है सरकार। नहीं, ये जो कहेंगे समझिए सफेद झूठ बोलने का काम करेंगे। लोकतंत्र में 5 साल में चुनाव होता है, झारखंड में आने वाले 3-4 महीना में चुनाव है अभिषेक। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब जनता जवाब देगी, वोट दे करके देगी, तब इनको पता चलेगा कि जो ये आरोप लगा रहे थे वो निराधार था। क्योंकि झारखंड की सरकार जन कल्याणकारी योजना जमीन पर उतार चुकी है। अभी भी सफेद झूठ बोले कि इंदिरा आवास में एक बार किस्त गया, नहीं, इनको जानकारी नहीं है। अबुआ आवास में 2 किस्त चला गया। पहला किस्त 30,000 का था, दूसरा 50,000 का था। सारे लोगों को नहीं गया सर, दूसरी किस्त सारे लोगों को नहीं जा रही है, कुछ लोगों तक पहुंची। वो प्रोसेस होता है, लेकिन आप सफेद झूठ बोलेंगे यहाँ बैठ के। 200 यूनिट के बारे में आरोप लगा रहे हैं। अब मैया योजना का जब पैसा अकाउंट में जाएगा तो भ्रम फैला रहे हैं कि 2 महीना का है। सरकार भी वापस आ रही है अभिषेक, सरकार भी वापस आ रही है और निरंतर चलेगा। और मैं बता दूं कि जब हमारी सरकार रिपीट करेगी तो इस राशि को हम बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी ये घोषणा कर दिया। चलिए, ऋषिकेश ने भी कह दिया और सीएम ने भी कह दिया कि राशि बढ़ाने की घोषणा करेंगे। आज भाजपा ने भी कह दिया है कि हम और राशि बढ़ा कर लाएंगे। आखिर पैसा आएगा कहां से? राज्य बड़ा गरीब है हमारा, खजाना खाली हो जाता है, पैसे कहाँ से आएंगे? हम बताते हैं। हम अब मेरी बात इस पे लंबी चर्चा चलेगी और बहुत सब डिबेट हुआ जी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि 4,60,000 से ज्यादा जो इन्होंने कृषि लोन माफी करने का लिस्ट जारी किया था, उसमें से 50 किसानों के नाम बताए थे जिसके खाते पे बैंक अकाउंट में पहुंचकर वो ऋण क्लोज हो गया। एक भी किसान का माफ नहीं हुआ। लिस्ट बनाना ऋण माफी नहीं होता अभिषेक। जब तक बैंक में वो पैसे को सरकार नहीं चुकाएगी ना, वो लोन अकाउंट खुला रहेगा। और सब लोन अकाउंट खुले हैं। और 200 यूनिट बिजली और 100 यूनिट बिजली का तो रियलिटी मैंने बता दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने खुद का इंटरव्यू में आप मना करते हैं। वो तो प्रैक्टिकल है कि बिजली का बिल अभी 3-4 महीने पे आ रहा है। नहीं, वही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि 200 यूनिट बिजली के लिए हम प्रावधान करेंगे। और मैया सम्मान योजना में पूरे वित्तीय वर्ष में 7-8 महीने में सिर्फ 1,000 करोड़ का प्रावधान, जबकि 1 महीने का खर्च 500 करोड़ है। उस हिसाब से तो 3500 करोड़ का प्रावधान करना चाहिए था 1,000 की जगह। पाबंदी है ऋषिकेश। तो मैं वही कह रहा हूं कि मिर्ची इसलिए लग रही है साहब सत्ताधारी दलों को, क्योंकि हमने रियलिटी चेक दिखा दिया। 10 सेकंड मैं पहले बोलने दे ऋषिकेश, देखिए 10 सेकंड में आप डिसाइड नहीं कर रहे। देखिए मैं बस वही 4,73,000 किसानों का ऋण माफ हुआ। एक भी किसान बोला कि हमारे अकाउंट का राशि माफ नहीं हुआ। कोई भी एक किसान आपको बोला तो बता दें, वापस हो गया, वापस हो गया। 4,73,000 किसानों का ऋण माफ हुआ। ये फैक्ट चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक कराइए। कोई किसान आपको बोला कि ये झूठ बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पेट में दर्द हो गया है। जनता का काम हो रहा है, जनता के दरवाजा पर काम हो रहा है। इसलिए ये निश्चिंत रहे, आप लोग निश्चिंत रहे। मैं फैक्ट चेक करा लूंगा इसका, मैं इस मामले का फैक्ट चेक करा लूंगा। ये खबर मेरी नजर में आ गई। चलिए वक्त की पाबंदी है। विषय भी थोड़े से बदल गए थे। अचानक से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले तो थोड़ा विषय भी बदल गया, जिसमें समय निकल गया डिबेट का। लेकिन एक बड़े मामले पर बहस छिड़ गई है। किसान ऋण माफी योजना पर कांग्रेस का एनडीए का दावा है कि किसानों का ऋण माफ कर दिया गया। वही एनडीए कह रही है कि एक भी किसान का ऋण माफी नहीं हुआ, बैंकों को पैसा नहीं मिला है। यह बड़ा दावा है, बड़े बहस का मामला और फैक्ट चेक का मामला है। न्यूज़ 11 की टीम पूरा प्रयास करेगी कि हम जल्द से जल्द फैक्ट आपके सामने लेकर आ सकें। फिलहाल धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों को। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह थे। ऋषिकेश, बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों अतिथियों का धन्यवाद। तो मैया सम्मान पर घमासान, ये तो मुद्दा था ही। अब कल की सुर्खियां भी बदलेंगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के हटने का झारखंड की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने दूर तक मामला जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मतभेद स्थानीय विधायकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष का या प्रदेश कमेटी का साफ नजर आने लगा था। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।